हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी का चैनल, जहां पर एनसीईआरटी की सारी सीरीज कंप्लीट की जा रही है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। उसी सीरीज की श्रेणी में आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फ्रूट। कहने का मतलब कि अब जो एंशियंट ह्यूमंस हैं वो अपने चीज़ों को धीरे धीरे, अपने हर कार्य को धीरे धीरे सीखता चला जा रहा है। अर्थात भोजन से संग्रह तक। भोजन से संग्रह। भोजन से संग्रह का मतलब हुआ कि किस तरीके से जो एंशियंट ह्यूमंस हैं वो चीज़ों को समझ रहा है, सीख रहा है। हम लोगों ने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। उस 2 लेसन में मैंने बताया था कि जब नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में इंसान आग का आविष्कार कर चुका था, कृषि के बारे में जान चुका था, कृषि के बारे में जान चुका था और आग का आविष्कार कर चुका था। अब वो कृषि की खोज हो चुकी थी, तो इसका मतलब कि वो खेती जान चुका था और वो अनाज उत्पादन करने लगा था। तो इस लेसन में इसी से पढ़ेंगे किस तरीके से अनाज का उत्पादन किया, किस तरीके उसके अंदर पशुपालन की प्रवृत्ति आई, कैसे वो किसान बना। इस लेसन में हम वही जानेंगे। देखते हैं। एक बालिका है जिसका नाम है नीनू। was eating her favorite food, boiled rice, squash, pumpkins, beans, and meat. Her grandmother had grown the squash, pumpkin, and beans in the little garden plot at the back of her house. She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh, part of a school trip. It was hot and spicy. Why was that so? कहने का मतलब कि एक छोटी सी बच्ची है और ये जो है अपने नानी के घर गई थी, और नानी के घर जब गई थी तो नानी का घर किधर था? मध्य प्रदेश में था। तो मध्य प्रदेश की तरफ, कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश जब गई तो वहाँ पर जो है उसने बहुत सी स्पाइसी चीज़ों को खाया था। और वो बच्ची रहने वाली थी उत्तर पूर्व भारत की। और जब उत्तर पूर्व भारत अपने घर गई जब वो, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें खाते थे वहाँ बॉयल चीज़ें वो लोग खाते थे। चावल उबला हुआ, मीट उबला हुआ, कद्दू उबला हुआ। तो उन दोनों चीज़ों मुझसे बहुत भिन्नता लगी, बहुत भिन्नता लगी। तो यहाँ पर आपको 2 बातें पता चल गई। क्या? पहली बात तो ये कि जो उत्तर पूर्व भारत है वहाँ के लोग उबले हुए चीज़ों को खाते हैं, और जो पूर्वी क्षेत्र है भारत का, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर मसाले वाली चीज़ें लोग ज़्यादा खाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वैरायटीज ऑफ फूड्स को। तो इसको देखते हैं, वैरायटी ऑफ फूड। कहने का मतलब कि अब जितने भी फूड्स हम खाते हैं, तो फूड्स के हमारे पास 2 ही सोर्सेज हैं। फूड के कितने सोर्सेज हैं? 2 सोर्सेज। एक तो वेजिटेबल्स और दूसरा एनिमल्स। कौन है? एनिमल्स। ये 2 सोर्स हैं, यही 2 सोर्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। इन्हीं 2 सोर्सेज से हमें फूड मिलता है। वेजिटेबल से हम मैं अगर एग्जाम्पल्स देखें तो तमाम तरह के वेजिटेबल्स हैं। रेडिश है, कैरेट है, लेडी फिंगर्स हैं, ऐसे बहुत सारी सब्जी आपको पता होंगी। एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स आपको पता होंगे। तो इन दोनों को वो खाता था। यही 2 सोर्सेज ही हैं हमारे पास, और कोई सोर्स नहीं है जिससे हमें फूड मिले। ठीक है। अब क्या होता था कि जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, वैरायटीज ऑफ फूड को, तो हमें 2 बातें पता चल जाएंगी। पहली बात ये कि जो फसलें होती हैं, अब एंशिएंट ह्यूमन सीख रहा है। देखिए कैसे सीखता है। जो फसल होती है, फसल के 3 पार्ट, जलवायु के हिसाब से फसल के 3 पार्ट। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, और तीसरा जायद की फसल। तो रबी की फसल में गेहूँ उगाते हैं, चना उगाते हैं। खरीफ की फसल में चावल उगाते हैं,
जायद की फसल में तरबूज उगाते हैं, खरबूज उगाते हैं। तो अब वो जो एंशियंट ह्यूमंस था वो भी इन बातों को समझ रहा था, क्योंकि आज से 12,000 साल पहले क्या हुआ था, आज से लगभग 12,000 साल पहले जलवायु क्या हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी। तो जलवायु चेंज होने की वजह से फसलों के उत्पादन की जो परिस्थितियां थी वो भी बदली। ठीक है। उसके बाद जानवरों में भी कुछ परिवर्तन हुआ। जानवरों का अधिक जब घास उगने लग गई, अधिक से अधिक घास उगने लगी, तो जब घास उगने लगी तो जानवर भी होने लगे। तो अब इंसान जो है जानवरों के बारे में जान गया कि अच्छा हमें जानवर को भी पालना चाहिए। तो जानवरों के बारे में भी वो सीख गए। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चली, एक तो फसल की जलवायु का अलग होना, अब पशुओं के लिए भी अलग अलग रहने की अवस्था है। रहने की अवस्था का मतलब कि जो पशु हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और कुछ पहाड़ी जंतु ऐसे होते हैं जो समतल क्षेत्रों पर रहते हैं। तो देखिए, और इस लाइन को पढ़ेंगे आप, ये जो लाइन है, शिप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजिली देन कैटल इन ड्राई हिल इन्वायरमेंट्स। तो ये मतलब हुआ। ठीक है। तो दो बातें हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब हम और इस टॉपिक को जब हम पढ़ लेंगे तो हम ये सीख जाएंगे कि किस तरीके से जो एंशियंट ह्यूमंस था वो किसान कैसे बन गया, कैसे वो पशुपालक बन गया, ये बात हमें पता चल जाएगी। ठीक है। चलिए एक बार पहले इसको पढ़ ही लेते हैं। लिखा क्या हुआ है, लिखा वी हैव सीन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग एंड सो प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल्स यूज एज फूड, man, woman and children probably observed several things. The places where edible plants were found, houses broke off the stalks, fell in the ground and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. In this way, people became farmers. कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लांट तो उग गए थे, बहुत सारे प्लांट उगे, क्लाइमेट चेंज था तो बहुत सारे प्लांट हो गए, बहुत सारे ग्रासेज हो गए। कुछ समय बाद इसकी टहनियाँ क्या हो गई, गिर गई। जब टहनियाँ गिर गईं तो इसमें जो शीर्ष थे वो शीर्ष भी गिर गए। जब शीर्ष गिर गए तो एंशिएंट ह्यूमन ने जो था इस टहनियों को ले गया, जलाने के काम आ गई उसकी, लेकिन वहाँ तो सीड गिर गया था ना। जब सीड गिर गया तो कुछ समय बाद यहाँ भी प्लांट आ गए। तो ये बात वो एंशिएंट ह्यूमन को पता चली, तो उसने देखा अच्छा ऐसा भी होता है। तो उसने क्या किया, अब वो समझ गया कि सीड से क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी प्लांट का। दूसरी बात, जब वो एनिमल्स के सेंस में देखा जाए अगर, तो क्या करता था, देखता था कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, एक एनिमल्स कोई है और वो दूसरे एनिमल्स का पीछा कर रहा है और उसने इस एनिमल्स को मार के खा लिया। तो एक बात उसे ये भी समझ में आ गई कि यार इस एनिमल्स को तो बचाना चाहिए, इस एनिमल्स को नहीं पालना चाहिए। इसी एनिमल्स में हमारे जंगली जानवर आ गए आगे चल करके। इन जानवरों को पालता ही नहीं था क्योंकि समझता था कि इससे तो अपने आप को खतरा है। लेकिन जो पालने वाले जानवर थे, जिनको जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, तो उसको पालना शुरू कर दिया। देख रहे हैं, पालना शुरू कर दिया क्योंकि उससे से कोई खतरा नहीं था। और ये एक बात और कि जो जानवर थे, जंगली जानवर, तो अलग अलग जंगलों में रहते थे, लेकिन जो ये जानवर थे जिसे हम लोग पाल सकते थे वो सब ग्रुपों में रहा करते थे। तो इस तरीके से पशु पालना भी सीख गया, पशुपालक भी बन गया, और इस तरीके से वो खेती के बारे में भी जान चुका था। फिर धीरे धीरे वो भी जान चुका था किस तरीके से हम जो है एडिबल प्लांट्स लेंगे, कौन से हमारे एडिबल प्लांट्स होंगे, कौन से हमारे एडिबल सीड्स होंगे। तो पौधे का भी वर्गीकरण दो तरीके से हो गया, जंगली पौधे और एक डोमेस्टिक प्लांट्स। दूसरा जंगली जानवर, तीसरा डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इस तरीके से इंसान जो था फार्मर्स बन गया और पशुपालक बन गया।
दोनों चीज़ें वो सीख गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैसे वो सीखता जा रहा है ये मैं बता रहा हूँ आपको। क्या लिखा, पढ़ लेते एक बार फिर से। वुमेन्स, मैन एंड चिल्ड्रेन कुड आल्सो, यहाँ पर मैं हूँ, देख लीजिए आप लोग। वुमेन्स, मैन एंड चिल्ड्रेन could also attack and tame animals by leaving food for them in the shelter. The first animals to be tamed were the wild ancestors of the dog. But the people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle, and also pigs live in herds, and most of them ate grass. After people protected these animals from attacks by the wild animals, they started to become herders. वही बात जो मैंने बताई वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो हमारा पालतू पशु था वो कौन सा था? एक वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग। हम डॉग बोल देते हैं कि हमारा पूर्वज मतलब कि कुत्ता था। सबसे पहले मानव ने किसे पाला? कुत्ता पाला। लेकिन ऐसा नहीं कि कुत्ते की तरह संरचना थी, मतलब कह सकते हैं कि कुत्ते के पूर्वज थे वो। ठीक है, समय के साथ साथ कहते हैं ना कि डार्विनवाद किया गया था और डार्विनवाद में हर चीज़ बदलती चली गई, तो ये चीज़ उनमें भी लागू होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए ना किस तरीके से इंसान जो है किसान बना और किस तरीके से पशुपालक बना। अब पढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टैम्ड। आप कैसे सोच सकते हो क्या रीजन है कि जो डॉग था उसको सबसे पहले पालतू बनाया गया? देखो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये देखी गई, एंशिएंट ह्यूमंस क्या किया। अभी आगे इसी क्वेश्चन का आंसर समझिए, आपको आगे मिलेगा। देखते हैं क्या है डोमेस्टिकेशन। मतलब कि डोमेस्टिकेशन का सेंस क्या होता है? अगर देखिए इस लाइन को पढ़िए आप, तो क्या लिखा हुआ है? इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल्स ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। कहने का मतलब कि डोमेस्टिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? डोमेस्टिकेशन कहलाती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को हम पालते हैं, ये दोनों चीज़ें हम करते हैं। प्लांट्स को चूज करते समय हम ये भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, हानिकारक हो, हमारे लिए हार्मफुल हो। जो एनिमल्स थे, जब एनिमल्स को चूज करते हैं तो एनिमल्स को चूज करते समय हम ये सोचते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो कहीं हमारे लिए हार्मफुल ना हो जाए, उनके कहीं नाखून बहुत बड़े ना हो, उनके दांत कोई बहुत बड़े ना हो, नहीं तो हमें ही काट सकते हैं। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये चित्र जो दिया हुआ है, ये चित्र ये सुअर का चित्र है। तो इसमें ये जो संरचना दिख रही है ये पालतू सुअर है और ये जंगली सुअर है। चित्र को देखिए, दोनों के दांतों में बहुत अंतर है। तो आप खुद सोचिए कि क्या एंशिएंट ह्यूमंस जो होगा वो इस जानवर को पालेगा, इस जंगली सुअर को पालेगा? नहीं, क्योंकि उसी के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो अब इंसान जो है, एंशिएंट ह्यूमंस जो इंसान था, डोमेस्टिक एनिमल्स को अलग किया और वाइल्ड एनिमल्स को अलग कर दिया, वहीं पर अलग कर दिया उसने। प्लांट को भी इसी तरीके से अलग कर दिया। ठीक, अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं एक बार। Is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, देखिए आप, they select those plants and animals that are not prone to disease. मतलब ऐसे एनिमल्स और प्लांट को सिलेक्ट करते थे जिससे डिसीज ना हो। और एक बात ये भी सोचते थे कि जो भी हम प्लांट्स ले रहे हैं, they also select a plant that yields large size grain and have strong stars capable of bearing the weight of the ripe grain. कहने का मतलब कि प्लांट तो सिलेक्ट करना ही है, लेकिन ऐसा प्लांट सिलेक्ट करना है जिसके अनाज बहुत बड़े हों, क्योंकि जब अनाज बड़े होंगे तो हो सकता है कि टहनियाँ टूट जाएँ। टहनियाँ टूट जाने के बाद उस टहनियों को जलाकर अपने काम में यूज कर लें, लेकिन जो सीड बच जाए उस सीड को स्टोर भी कर सके। उसी सीड से वो स्टोर करेंगे, उसी सीड को
स्टोर किया। सीड को स्टोर करने से क्या होगा कि अब नेक्स्ट जब क्लाइमेट चेंज होगा तो जिस क्लाइमेट में वो सीड ग्रो कर सकता है उस क्लाइमेट में उस सीड को जमीन के अंदर डाल दिया जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। कुछ सीड्स वो खा लेंगे, तो ये चीज़ उनके अंदर आ गई। लार्ज साइज ग्रेन वाले सीड्स को चूज करते थे, ऐसे प्लांट्स को चूज करते थे जिसकी टहनियाँ बहुत मजबूत होती थी, ऐसे प्लांट्स को चूज करते थे जिसके बीज जो आसानी से पक जाते थे। इसके साथ साथ जब भी किसी प्लांट से वो सीड को सिलेक्ट करते थे तो उसे प्रिजर्व भी करते थे, ठीक है, उसे बचा के रखते थे। फिर नेक्स्ट क्लाइमेट जब चेंज होगा, जब उसकी आवश्यकता होगी तो उसे भी ग्रो कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर जब एनिमल्स को चूज करने की बात आई तभी बताया था मैंने कि सुअर और जंगली सुअर का एग्जाम्पल लिया। तो जब एनिमल्स को चूज कर रहे हैं तो उसी एनिमल्स को रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग के लिए यूज करते थे। जो एनिमल्स क्या थे, डोमेस्टिकेशन थे। अब ये शेर को नहीं पालेंगे कि शेर को पालेंगे फिर शेर से दूसरा शेर पैदा होगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये सकता बकरी पालेंगे, बकरी से दूसरी बकरी पैदा होगी। तो इस तरीके से कहा जाए तो अब इंसान पूरी तरीके से डोमेस्टिकेटेड हो चुका था। अब यहीं से देखिए, आप सोचिए, अब इंसान के अंदर जो है एक और प्रवृत्ति आई। कौन सी? रुकने की, बसने की, भोजन के संग्रह की, सीड के संग्रह की। पहले वाले लेसन में जब हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे तो उसमें दिखाया था कि घड़े का चित्र था। उस घड़े के चित्र से कहीं ना कहीं बात पता चलती है कि जो एंशिएंट ह्यूमंस था वो भोजन को, जो सीड्स था, उसका संग्रह करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आने वाले भविष्य में जब क्लाइमेट चेंज होगा तो हम इस को ग्रो करा सकते हैं। तो धीरे धीरे इंसान अब सब कुछ सीख रहा था। अभी इस लाइन को और पढ़े हम तो क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक इन प्लांट्स ऑफ बिगन दैट 2000 years ago। 5000 साल पहले की कहानी शुरू हो चुकी है, मतलब नवपाषाण काल की स्थिति आ चुकी है। प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोड्यूस करता जा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे सब कुछ जान चुका है, इसके अंदर डोमेस्टिकेशन की क्वालिटी आ चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं उसके न्यू वे ऑफ लाइफ, उसके जीवन का नया ढंग देखते हैं। क्या नया ढंग है उसके जीवन का? तो अगर देखें, सीड को ही देखें हम, सीड जो बने हुए हैं, अब वो जो सीड है उसको किस किस वे में वो यूज कर रहा है ग्रेन्स को सीड के रूप में। भाई खाना तो है ही है, खाना तो इधर सीड तो खाएगा ही, वो फूड के रूप में यूज कर रहा है, उसी को गिफ्ट के रूप में यूज कर रहा है और उसको स्टोर भी कर रहा है। देख रहे हैं, चारों चीज़ें कर रहे हैं। सीड तो चाहिए ही प्लांट को ग्रो कराने के लिए, भूख तो लगेगी इसलिए फूड के रूप में उसे खाएगा भी, किसी को देना होगा तो गिफ्ट के रूप में देगा भी, क्योंकि पता है ना कि पहले के समय में बार्टर एक्सचेंज चलता था, वस्तु बनने पड़ने वाली थी। और नेक्स्ट क्लाइमेट में जब उसकी आवश्यकता होगी, जब वो सीड ग्रो कर सकता है, तो उस क्लाइमेट के लिए उस सीड को बचा के भी रखना होगा या उस फूड को बचा के रखना होगा। तो अब सारी चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे आ रही थी। एक जगह रुकने की अगर बात देखें कि कैसे क्या हुआ कि अब उसके अंदर एक ही जगह पर रुकने की प्रवृत्ति आई। पहले तो घुमंतु प्रवृत्ति का था, जब पाषाणकालीन अवस्था चल रही थी। जो पाषाणकालीन अवस्था थी, जिसको हमने 3 पार्ट में बांटा, पूरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, नवपाषाणकाल। उस समय तो घूमता था वो सिर्फ। पाषाणकालीन अवस्था जिसको बोलते कि 99% सारी घटनाएं इसी के अंदर हुई हैं, उसमें केवल घूमता था। अब वो थोड़ा सीख चुका था, क्योंकि उसे प्लांट्स का क्या क्या करना पड़ता था। एक बार देखिए, जो अब मैंने लाइन खींच रहा हूँ, वाटरिंग करनी पड़ती थी, उसकी वीडिंग करनी पड़ती थी, उसकी डाइविंग करनी पड़ती थी, एनिमल्स और बर्ड्स से उसे बचाना पड़ता था। तो इसलिए उसके अंदर जो है एक ही जगह पर रुकने की प्रवृत्ति भी आ गई। और एक बात बताई ही मैंने कि इतने तरीके से प्लांट को, वो सीड्स को यूज करता था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स रीजन फॉर ट्रांसफर। अब जो बात कह रहा है कि जो हंटर गैदर्स थे, जो पॉट्स का यूज करते थे, वो क्यों यूज करते होंगे? तो पॉट्स का यूज करने का क्या कारण था? जो हमको जब
खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई किया, ये सारी चीज़ें मिली। पॉट से मिले, ऑर्नामेंट्स मिला, वेपन्स मिले, बोन्स मिला, एनिमल्स बोन्स मिला, ह्यूमन्स बोन्स मिला। तो ये सारे रीजन्स यही हैं, क्योंकि हंटर गैदर्स जो जो हंटर गैदर्स थे उन सारी चीज़ों का यूज किया था उन्होंने उस समय। पॉट्स को उन्होंने यूज किया था, तो पॉट से जमीन के अंदर क्यों मिले? क्योंकि इसमें बहुत सारे फूड से इसको डाल करके ऊपर कई दिनों के लिए बचा के रखते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल कितनी अच्छी बात लिखा है, स्टोरिंग एनिमल्स मतलब एनिमल जो है स्टोरिंग से है, स्टोर करने वाले एनिमल्स। कहने का मतलब कि नेचुरली मल्टी एनिमल्स जो थे ना, ये तो ग्रुप में रहते थे, और जब वो जो एनिमल्स डोमेस्टिक वाले एनिमल्स हैं उसे तो आसानी से बचा सकते हैं, उनको रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स बनेगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो चलता फिरता उनका भोजन संग्रह है वो एनिमल्स जो है, चलता फिरता भोजन। चलता फिरता भोजन का मतलब कि ग्रुप में चलते भी रहेंगे, उन्हें भोजन दिया भी जाता रहेगा, और ब्रीडिंग भी होती रहेगी, नए एनिमल्स बनते भी रहेंगे। तो इस तरीके का होता था उस समय, फूड मिलता था उनको, मीट मिलता था उसको, तो इसीलिए उन्हें क्या बोला गया, एनिमल्स को स्टोरिंग एनिमल्स बोला गया है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर। अच्छा, हमने बताया था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस देखे थे, बहुत सारे इसको बोलते हैं साइट, उस साइट्स को देखा था। और साइट एक ऐसी प्लेसेस होती है जिस प्लेसेस पर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे बोन्स, बहुत सारे एनिमल्स बोन्स, ह्यूमन्स बोन, पॉट्स मिलते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट उस पॉट से कुछ स्टडी करता है। तो जो प्लेस होती है जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, दैट्स इज कॉल्ड द साइट। तो जो साइट था उसको देखा था हम लोगों ने पेज नंबर 14 में, लेसन सेकंड में, कि बहुत सारी प्लेसेस थी, और उस प्लेसेस के ऊपर हमने बताया था कि जैसे आप साउथ की तरफ चले जाएंगे, या ऐसे छोड़िए, आप ये देखेंगे जो 8000 साल पहले ईसा पूर्व सुलेमान और किरथार की जो पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों पर जो हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, विंध्य की पहाड़ियों में चावल के साक्ष्य मिले। साउथ की तरफ चलेंगे तो गुजरात में आइए तो लोथल बंदरगाह का साक्ष्य मिला, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का साक्ष्य मिला। तो ये सारी चीज़ें साक्ष्य मिले, वहाँ से जो प्रोडक्ट मिले, गेहूँ, चावल, जौ। कश्मीर की तरफ बुर्ज होम में चले जाएंगे, कश्मीर में देखेंगे, मैप में, इंडिया के मैप में कश्मीर को देखिए, वहाँ पर जगह थे बुर्ज होम, वहाँ पर जो है जो शव मिला था, जो डेड बॉडी मिली थी, उसमें कुत्ते की भी बॉडी थी। तो ऐसा माना जाता था कि जो जानवर थे उनके प्रिय थे, पूरे जन्म पर भी विश्वास किया करते थे वो। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो देखिए बहुत सारे प्लेसेज हैं जहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। एक बात और कही जाती है कि जो एंशिएंट ह्यूमंस था, तो प्लेसेज देखते सबसे पहले, तो उसके बाद देखते हैं उसके बारे में। इस साइड से बहुत सारे इसी साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, वीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल्स, ये सब मेहरगढ़ में पाए गए, इनके बोन्स मिले, अनाज मिले। राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोन्स मिले कोलडीवा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। राइस कैटल्स मिला, इसके बोन्स मिले, खुर मिले हैं इनके, कहाँ पर, मेहरगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, महागाड़ा में, सॉरी। वीट एंड लेंटिल्स गुफकरैल में मिले हैं, जो कि कश्मीर में है। वीट, लेंटिल्स, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो के जो बोन्स हैं बुर्ज होम में मिले हैं, जो बुर्ज होम कश्मीर में है। वीट, ग्रीन, ग्राम, बार्ले, बफेलो, ऑक्स, इनके बोन्स मिले हैं, जो चिरांद जो कि बिहार में है वहाँ मिले। मिलेट, कैटल, शीप, गोट, पिग, इसके जो बोन्स मिले हल्लौर में मिले, जो कि इस समय आंध्र प्रदेश में है।
ब्लैक ग्राम, इसे काला चना बोलते हैं, मिलेट्स, कैटल, शीप, पिग, किसके बोन, पयमपल्ली में मिला जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये मतलब कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर बोन्स मिला और ग्रेन मिले। ठीक है, मैप से भी आने वाले फ्यूचर में आपको स्टडी कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास बस हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड किया जाएगा। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी चीज़ों को मैं अच्छे से अच्छा वीडियो दूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ आपको। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।